देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी ने आपको जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है, जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की। आप बात कर रहे हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया, क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए, 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत
चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं।